Okay, so good afternoon, everyone. This is our first session, right? And it's a long journey. तो मैं आपको कुछ कुछ बेसिक चीज बताऊंगा कि जो आपको द वेरी फर्स्ट डे यू शुड कीप इन माइंड सो दैट यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जाम. ठीक है. मोस्टली यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब IFOA के हैं, बट देर आर फ्यू फ्रॉम IAI स्टूडेंट्स. हम लोग का जो पेपर का जो नाम है दैट इज बिजनेस फिनेंस, राइट, CB1. इस पेपर में भर के कॉन्सेप्ट्स हैं एंड अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे तब आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे. IFOA में इट्स अ मिक्स्ड टेक्सटिंग पैटर्न, like you have 20 marks MCQ and then you have remaining subjective. एंड उसमें कुछ कुछ 20 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं जो बड़ा प्रैक्टिकल टाइप का प्रॉब्लम होता है, लाइक प्रिपरेशन ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट. पिछले 2 सालों से पोस्ट कोविड IFOA ने अपना टेस्टिंग पैटर्न चेंज किया था. अभी जैसे पहले सेंटर में जाके एग्जाम होता था, तो कोविड में उन्होंने ऑनलाइन कर दिया था. अभी उन्होंने वापस से सेंटर में जाके कर दिया है. और काफी सारे बच्चे लास्ट अटेम्प्ट में दे विड्रॉन देयर एग्जाम स्टेटिंग दैट कि पहले सर होम बेस्ड था, अभी सेंटर बेस्ड हो गया है, तो सडनली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं. कोई भी एग्जाम अगर आप ये सोचेंगे कि आप बुक खोल के आंसर लिख पाएंगे, वो ऐसा होता नहीं है. ओपन बुक एग्जामिनेशन अगर होगा भी तो आपके पास उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बुक खोज के उसका आंसर खोज के आप उसको लिख पाएंगे. सो एनीवेज, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, एग्जाम किसी भी मोड में हो. पोस्ट कोविड IFOA ने 3 से 4 बार अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग MCQ पैटर्न में शिफ्ट हो जाएंगे, बट सडनली जस्ट बिफोर द एग्जाम दे हैव विड्रॉन इट. और II वालों ने सीधा एक ही बार अनाउंसमेंट लाया है एंड स्ट्रेट अवे दे हैव सेड कि हम लोग MCQ पैटर्न में लेंगे. एंड सक्सेसफुली दे हैव टेकन 2 अटेम्प्ट्स, नवंबर 2024 एंड फेब 2025. अभी मई वाला आने वाला है, उसके बाद आपका एग्जाम आएगा सितंबर नवंबर 2025 में. सो कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना है. इस सब्जेक्ट में आप बेसिकली यू विल बी स्टडिंग अकाउंटिंग, you will be studying topics related to finance. There will be few topics uh, related to taxation. So काफी सारा subjects इसमें combined है. Basically this subject is to make you understand the financial statements, the finance of the company, right? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट. आगे जाके जब आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे, जब आप एडवाइजरी का रोल अदा करेंगे, देन दिस पेपर विल एक्चुअली यू विल लर्न कि पेपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? बेसिकली आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डेवलप करना है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स डेवलप करना है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज. तो इस पेपर में हम लोग वही चीज आपको सिखाएंगे, राइट? एंड हमारे पास नॉलेज है. मैं ये नहीं बोलता हूं कि आई एम 100% नॉलेजेबल, बट हमारे पास जितना सफिशिएंट नॉलेज है आपको क्रैक कराने के लिए, एंड आपका रियल लाइफ में भी वो चीज काम आएगा. मतलब व्हेन यू एक्चुअली वर्क इन द इंडस्ट्री यू विल एक्चुअली रियलाइज व्हाट यू हैव एक्चुअली लर्नड. अभी तो आपका बेसिक एलिमेंट्री पेपर्स है, तो आपको लगेगा कि कितना काम आने वाला है, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा. इसको लाइक CM1 CS1 आर द कोर पेपर्स ऑफ योर एक्चुअल जर्नी. तो CB1 CB2 भी आपका एक्चुअल जर्नी का एक मेजर पार्ट प्ले करता है, राइट? जो लोग साइंस बैकग्राउंड से उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है. देयर आर फ्यू बेसिक अकाउंटिंग वीडियोस दैट वी विल शेयर विथ यू. एंड ऑब्वियसली हम लोग हमारे क्लास में भी हम लोग बेसिक से मूव करेंगे सो दैट एवरीवन गेट्स अ प्रॉपर हैंड्स ऑन एवरी टॉपिक, राइट? एग्जाम पैटर्न तो मैंने बताया है. IFOA में 20 मार्क्स आपका
IFOA का एक सेकेंड, कैन यू सी एक्सेल नाउ? I think I can see a few thumbs up if possible. Okay. So आपको एक्सेल दिखाई दे रहा होगा, राइट? सो अभी जो रिसेंट जो है, एक बार मैं हाय हेलो तो सुन लूं किसी से, मैंने किसी के मुंह से कुछ सुना ही नहीं है अभी तक. कैन एनीवन से हाय टू मी? Hi, sir. Hello, हाय, sir. हेलो. Hello, sir. सो बहुत लोगों का ये फर्स्ट पेपर होगा, मतलब फर्स्ट टाइम दे आर स्टार्टिंग जर्नी विद एक्चुएटर्स. काफी सारे पुराने भी होंगे, राइट? लेट्स टॉक विद वेदांत. इज इट योर फर्स्ट पेपर, फर्स्ट टाइम? No, sir, it's my third paper. सो आपने कौन कौन सा पेपर दे दिया है? सर CS1 मेरा क्लियर हो गया है और CM1 मैंने भी दिया था. ओके, हाउ इज द जर्नी गोइंग ऑन? सर अच्छी जा रही है. वेरी गुड. सिद्धार्थ, सिद्धार्था. Yeah, this is my first paper. Okay, very So good. I'm preparing for CM1 and CB1. Okay, you recently for the qualified, second- recently gave class 12 exam? Yes. No. So I am a working professional. Okay, great. So working as an underwriter in an insurance industry. Okay, good, 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 good. Very good. So you can see, it's a great example for everyone. He is already working, he is well settled. Education कभी बंद नहीं होना चाहिए. मैंने भी लास्ट ईयर आई क्वालिफाइड यूएस का चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. मेरे को कोई दरकार नहीं थी इस कोर्स को करने की, बट फिर भी हमने किया. हमने समझा कि फॉरेन में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, राइट? सो अभी क्या है कि मैं कहीं पर भी जाके काम करूंगा ना, तो आई विल बी एबल टू वर्क, बीट बी इंडिया, बीट बी यूएस, बीट बी यूके, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ द अकाउंटिंग सिनेरियोज वर्ल्ड वाइड. सो मेरे को अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है बोल के मैंने किया. तो एजुकेशन शुड नॉट, इवन इफ यू बिकम एक्चुअल साइंस, पूरा जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यू शुड गो फॉर IFRS 17 का कोर्स. You should get yourself certified. There are a lot of soft skills that you need to upgrade because industry needs you upgraded. जब आप इंडस्ट्री को कुछ एक्स्ट्रा दिखाएंगे ना, then only industry will reward you in return. Anyways, let's come to our point. So IFOA में you can see the paper pattern as of now. और मेरे को पूरा ऐसा हर बारी मैं बच्चों को बोलता हूं, but this time I'm pretty sure with around 99.99% probability कि IFOA इस बार MCQ ले आएगा CB1 CB2 में, राइट? एटलीस्ट इन CB पेपर्स दे विल ब्रिंग इट, क्योंकि पिछला बहुत सालों से वो लोग अनाउंस करके कैंसिल ऑफ कर रहे हैं. सो दे आल्सो अंडरस्टैंड द पेन ऑफ करेक्टिंग आंसर्स. रिजल्ट्स आर गेटिंग डिलेड, अराउंड 2.5 months 3 months लग जाते हैं रिजल्ट को पब्लिश करने में, राइट? सो दे आल्सो वांट टू स्पीड अप द प्रोसेस. सो IFOA में एज ऑफ नाउ जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज 20 मार्क्स का MCQ है, ठीक है? 40 मार्क्स सब्जेक्टिव शॉर्ट है, एंड 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव लॉन्ग है, राइट? एंड इफ आई टॉक अबाउट IAI, it's 100 marks MCQ. नाउ यहां पे जो MCQ आता है वो 2 marks ईच होता है, बट IAI में जो MCQ आ रहे हैं अभी, नवंबर 2024 में दे गेव अराउंड 37 MCQs, एंड अभी फेब वाले अटेम्प्ट में दे गेव 47 MCQs. सो काफी सारे एग्जाम्स में मतलब दे आर गिविंग 2 marks 3 marks MCQ. सो नवंबर वाले में 3 marks वाला MCQ ज्यादा था, इसलिए 37 क्वेश्चंस था. नवंबर वाले में 3 marks का क्वेश्चन कम था, 2 नंबर वाले ज्यादा थे, इसलिए वहां पे 47 क्वेश्चंस था. फेब वाले में, राइट? फेब वाले में आवर स्टूडेंट स्कोर 98. शी कॉल्ड मी अप एंड सेड कि सर मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ, आई नो विच क्वेश्चन इज दैट. तो उसका 2 marks का क्वेश्चन गलत हुआ बोल के शी गॉट 98, अदरवाइज 100 on 100 आता.
हम तो आपको लाइव क्लास में सब कुछ पढ़ाएंगे. देखिए, एवरी टॉपिक विल बी टीच यू इन द लाइव सेशन बिकॉज द जर्नी इज वेरी लॉन्ग. बट मेरा जो मानना है, हमारा आप रिकॉर्डेड लेक्चर का अगर सेट देखेंगे, उसका नाम है फुल सेट. तो वो फुल सेट आपको पूरा देख लेना है. मतलब लाइव क्लासेस में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ कुछ पास्ट ईयर का क्वेश्चंस कराऊंगा, एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा. अच्छा, हम लोग अनाउंस करते हैं हमारे ग्रुप्स में कि आईआई का आज एमसीक्यू सॉल्विंग है, आईएफओए का सब्जेक्टिव है. तो किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी इंस्टीट्यूट से वो एग्जाम दे रहा हो, उसको कोई भी क्लास मिस नहीं करना है. बिकॉज कोई भी टाइप का क्वेश्चन है वो दोनों में ही आ रहा है. देखो, ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग सब्जेक्टिव लॉन्ग डिस्कस कर रहे हैं तो आईआई के बच्चे नहीं आएंगे उस क्लास में. उनको आना है, क्योंकि वहां पे भी कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा. अभी आईआई क्या कर रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन दे रहा है, उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यू दे रहा है. फर्क सिर्फ इतना ही है कि आईएफओए वाले को टाइपिंग करना पड़ेगा ना, उनको टाइपिंग का झमेला नहीं है, उनको खाली टिक करना है. पर अल्टीमेटली सॉल्विंग तो दोनों को ही करना है. तो ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्टिव शॉर्ट, सब्जेक्टिव लॉन्ग में आईआई के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास बोथ द इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हैं. तो वी नीड टू केटर टू ऑल द स्टूडेंट्स. अभी आप देख रहे हैं कि अराउंड 20 स्टूडेंट्स आर डूइंग क्लास. देयर आर मोर स्टूडेंट्स. 70-80 बच्चे हैं जो एनरोल्ड है फॉर सितंबर नवंबर, राइट. सो नाउ द पॉइंट इज कि आज 20 है, तो आने वाले क्लास में भी यही अटेंडेंस मेंटेन होना चाहिए. क्योंकि अगर आप क्लासेस रेगुलरली करोगे ना, तो इससे 2 चीज होता है. आपको ठीक से समझ में आएगा, प्लस जो बंदा यहाँ पढ़ा रहा है ना, उसको भी एक मोटिवेशन मिलेगा. कहीं पर भी आपको नहीं समझ में आता है, वन ऑन वन मेंटरिंग बुक कर लीजिए, आप क्यूएनए फोरम में डाल दीजिए, आप लाइव क्लास में पूछ लीजिए, राइट. डाउट सॉल्विंग का वी हैव लॉट ऑफ रेमेडीज दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू आवर, लॉट ऑफ ऑप्शंस वी हैव प्रोवाइडेड टू आवर स्टूडेंट्स, राइट. सो ये तो रहा टेस्टिंग पैटर्न के बारे में, और मैंने बता दिया है आपको रिकॉर्डेड सेट, जो हमारा फुल सेट के नाम से है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इट इज नेम्ड एज फुल सेट. और जितना भी लाइव क्लासेस होगा वो हम लोग सितंबर नवंबर 2025 में डालेंगे, राइट. तो ये तो आपको पूरा देखना ही देखना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसलिए मैंने बोल्ड भी कर दिया, इसको अंडरलाइन भी कर दिया, राइट. सो दिस रिकॉर्डेड सेट एवरीवन हैज टू वॉच. आप मेरे आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसी ऑर्डर में आप देखते रहिए, राइट. चलिए, सो अपन अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप कि वी कैन डू अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन टू दिस पेपर, राइट. चलिए, सो नाउ यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि इस सब्जेक्ट में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल पार्ट, टैक्सेशन, राइट. काफी सारा चीज के बारे में अपन बात करेंगे. तो एवरी बैच आई ऑलवेज स्टार्ट विद द अकाउंटिंग पार्ट बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट पार्ट, एंड उसका वेटेज भी अराउंड 30 to 40% ऑफ योर सिलेबस है. मतलब अगर आप मेरा इनिशियल जो चैप्टर 9 to 14, अगर आप अपना इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखेंगे, चैप्टर 9 to 14 कंप्राइजेस ऑफ अराउंड 30 to 40 मार्क्स. आप कोई भी साल का पेपर उठा लीजिए, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि 9 से 14 से 30 to 40% का वेटेज है. तो ये जो मेजर चंक है ना, इसको पहले अपन कंप्लीट करेंगे 9 to 14 को. 9 to 14 में हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक बढ़ेंगे. अब वो टॉपिक चैप्टर 9 का भी हो सकता है, 10 का. मेरा एक ऑर्डर है पढ़ाने का. Once I complete all those orders, you will find that every topic has been covered. ठीक है ना. सो 9 से 14 हम लोग लाइन से पढ़ेंगे, राइट. ये पूरा फर्स्ट पार्ट को इसको कंप्लीट करेंगे. मैं टॉपिक्स बता दूंगा कैसे कैसे हो रहा है हर टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक वी विल मूव ऑन, ठीक है. चलिए, सो बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, राइट. बहुत जन के क्लास 11-12 में अकाउंटिंग होगा, राइट. एंड इफ समवन इज फ्रॉम बीकॉम कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स कॉमर्स में कर रहा है, तो उसके पास भी अकाउंटिंग का नॉलेज है. बट एनीवेज, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अकाउंटिंग, राइट. अकाउंटिंग बेसिकली अगर मैं अपने टर्मिनोलॉजी में समझाऊं तो अकाउंटिंग होता है कि टू मेक समवन अकाउंटेबल. बेसिकली आपको हिसाब रखना है कि बिजनेस में क्या आया, क्या गया, कितना हमारा खर्चा हुआ, कितना हमारा इनकम हुआ,
रिसेंटली तुम्हारे जो सर हैं CM1 वाले, वो हमको काफी ज्यादा हिसाब पूछ रहे हैं। बेसिकली पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंटिंग है, जो प्राइसिंग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी होती है, मैं मॉनिटर करता हूँ अलॉन्ग विद टीचिंग एंड ऑल। तो तुम्हारे जो CM1 वाले सर हैं वो हमको काफी सारा हिसाब पूछ रहे हैं कि इसका ऐसा खर्चा कैसे हुआ, ये इनकम फ्लो ऐसा है, ये कैश पोजीशन ऐसा है। बिकॉज फेब एंड मार्च वी फेस लॉट ऑफ लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, बिकॉज those 2 months are the driest months of our entire 12 months, because वहां पे सारे बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, बोर्ड्स का भी एग्जाम रहता है, तो नो वन प्रिपेयर्स फॉर एनी पेपर, न्यू बाइंग बहुत लेस होता है। सो ये भी एक मैटर है हमारे जैसे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में कि एक फाइनेंस को कैसे मॉनिटर करना है, किस तरीके से कैश फ्लो को प्लान करना है, राइट। सो काफी सारा चीज है जो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करने जाएंगे, व्हेन यू आर हैंडलिंग अकाउंटिंग, व्हेन यू आर हैंडलिंग फाइनेंस, you need to face these stuff. So all these issues will be catered in this subject, right? So corporate accounting क्या होता है? Corporate accounting में basically अपने किसी भी entity का, now entity भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये हमारा एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 आई गेस। चैप्टर 3 में स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ एंटिटी है, उसमें कितने टाइप के बिजनेस एंटिटी होते हैं। अगर मैं एंटिटी का बात करूं, टाइप्स ऑफ एंटिटी, दिस इज बेसिकली चैप्टर 3। So you have one sole proprietor, right? Sole proprietorship business. Now ये जो sole proprietorship business होता है ना, ये वन मैन शो होता है, right? वन मैन शो, इट्स अ वन मैन शो, मतलब एक ही बंदा है जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, वही सारा हार्डवर्क करता है, वही सारा लेबर डालता है, वही प्रोडक्शन भी देख रहा है, वही सेल्स भी देख रहा है, वही फाइनेंस भी देख रहा है, वही अकाउंटिंग भी देख रहा है, वही कस्टमर से डीलिंग भी कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, होल एंड सोल यही कर रहा है, राइट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज वन टाइप ऑफ एंटिटी, सिंगल ओनर, राइट। एक होता है पार्टनरशिप, जहां पे दो या दो से ज्यादा, राइट, दो या दो से ज्यादा लोग धंधा कर रहे हैं, राइट। इसमें क्या होता है, सब कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, कुछ कुछ एक्टिवली एंगेज होते हैं, उसको बोलते हैं अपन एक्टिव पार्टनर, राइट। कुछ कुछ खाली पैसा लगा दिया, दूर से देख रहा है, उसको अपने बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। So basically it's a group of individuals who have come together to do a business, right? Now अगर मैं बिजनेस का वर्ड समझाऊं किसी भी लेमैन को, तो एनी काइंड ऑफ ट्रेड कॉमर्स विच इज मेड विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट, राइट। जो हम लोग कर रहे हैं ये हमारा बिजनेस है, राइट। वी आर इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। सो ये हमारे लिए एक ऐसा सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बदले में हमको फीस मिलता है। एक चार्ट वाला, वो भी अपना चार्ट बना के बेच रहा है, उसको रेवेन्यू अर्न हो रहा है, राइट। Basically it's a trade commerce service which is done with a motive of profit. एक और टाइप की संस्था होती है जो नॉन प्रॉफिट होती है, मतलब वो लोग पैसा इकट्ठा करता है एंड दे डू सोशल सर्विस, लाइक दे विल प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रंस एट फ्री ऑफ कॉस्ट, दे विल प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ टू द सोसाइटी, और दे विल प्रिजर्व सम मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, राइट, जिसको अपने एनजीओस बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। सो बिजनेस मतलब विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट। तो अपने यहाँ पे जो भी बात करेंगे ना, वो प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। अगर आप कोई एनजीओ में जाएंगे, राइट, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज का अगर आप बात करेंगे, तो वो लोग का मेन बात क्या होता है, सर्विस सर्विस सर्विस। सो यहां पे क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज में देयर आर फ्यू ओनर्स who contribute money which is required for the business. सर बिजनेस के लिए पैसा क्यों चाहिए? मैं एक धंधा कर रहा हूं, मेरे को फैक्ट्री बैठाना है, तो मेरे को पहले लैंड अक्वायर करना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, फिर बिल्डिंग बन जाएगी, उस वहां पे मैं प्लांट एंड मशीनरी डालूंगा, फिर प्लांट एंड मशीनरी डाल दिया, अगले दिन मैं प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा? नहीं, दीज आर योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स। इसको अपने बोलते हैं रियल एसेट इन्वेस्टमेंट। आपने लैंड खरीदा, आपने बिल्डिंग बनाई, आपने प्लांटेड मशीन इंस्टॉल कर दिया, अब स्ट्रेट अवे आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, स्ट्रेट अवे आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल बाई करना पड़ेगा, आपको एक वर्कफोर्स एंगेज करना पड़ेगा, राइट। वो रॉ मटेरियल का जब आप प्रोडक्शन करके उसको बेचेंगे, तब आपको एक पैसा आएगा, उस पैसे को आपको रोटेट करना पड़ेगा, तब आके आपका धंधा बढ़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है ना? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं मिलता, जो भी आप कमाते हैं बाय वे ऑफ इंटरेस्ट यू ईट इट अप, whereas compound interest में you put the interest also into investment, so your money gets compounding, right? So business भी ऐसा ही है। बिजनेस को अगर ग्रो करना है, तो आपने जो
इन्वेस्ट किया है उसको बार बार री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आपको डालना पड़ेगा. यू बाई अ रॉ मटेरियल, you produce it, you sell it again with that money, you again buy raw material, you produce it, sell, the cycle goes on like this, right? तो ये जो चक्का जो घूम रहा है, हर एक चक्के के बाद में एक प्रॉफिट आ रहा है. आप देख रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए में, लेबर दिया 20 रुपया, 120 रुपया, 30 रुपीज अदर एक्सपेंसेस, 150 रुपीज, आपने 250 में बेचा, तो 100 का आपका प्रॉफिट हो गया. ये एक चक्का हो गया. अगेन आप 250 को इन्वेस्ट करोगे तो 250 का माल हो सकता है 500 में बिके. इस तरीके से ये जितना बार चक्का घूमेगा आपको डोज ऑफ प्रॉफिट आते जाएगा. तो लोग क्या चाहेंगे, ये चक्का मेरा जितना बार घूमे उतना अच्छा है. चाट वाला लोग का दुकान कभी भी बंद नहीं होता, 365 दिन खोल के लगता है. पैसे का लत लग गया उनको, पैसे का लत लग गया. मैं दिल्ली में, हमारा घर है दिल्ली में भी घर है हमारा, आदर्श नगर में. तो यहाँ पे एक छोले कुलचे वाला बैठता है, ठीक है. मैं रोज सुबह ऑफिस जाता हूँ, वो 9:30 बजे अपना ठेला लगाता है और करीबन वो 3:30-4 बजे तक वो बैठता है. वो 365 दिन आता है, उसको पैसे का लत लग गया है. वो डेली 20,000 25,000 का माल बेच रहा है. उसका जीपी मार्जिन समझते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. आज वो सामान लेके आया, मटर खरीदेगा, उसको उबालेगा, उसे छोले बनाएगा, फिर वो कुलचा लेके आएगा, सलाद काटेगा, रायता देगा, उसका इंग्रेडिएंट्स का दाम है ना. तो वो ठेला लगाता है 10,000, उसका डेली का इन्वेस्टमेंट 10,000 है. सोचो 10,000 का माल बना के लाता है, उसको 25,000 में बेचता है, वो 15,000 घर ले गया. अगले दिन फिर वो 10,000, वो बढ़ाता नहीं है. सब आदमी लोग ना ज्यादा बढ़ाता नहीं है, बट वो डेली दुकान खोलेगा. तो 15,000 अगर एक दिन का हुआ तो महीने का कितना कमाई हुआ, 4.5 लाख रुपया. साल का कितना हो गया, 54 लाख. वो उसको मालूम है एक दिन दुकान बंद हो मतलब मेरा 15,000 गया. एंड इज मेंटेनिंग दैट क्वालिटी ऑल्सो, कि उसका 3 घंटा में माल साफ. तो कोई भी बिजनेस जब होता है ना, विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट होता है, तो उसमें आपको वो साइकिल है. इसका बिजनेस में स्कोप नहीं है, ये इतना ही है इसका सीमित. ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, डिमांड ज्यादा होगा तो 10,000 की जगह 15,000 का माल बना के लाएगा. बट इसको और लॉन्गर स्टे करना पड़ेगा. आज ये लोग, तुम समझो, इन लोग का पेन समझो. हम लोग अक्सर बात करते हैं सामने वाला चाय बना के इतना कमा ले रहा है, वो ठेले वाला इतना कमा ले रहा है. ये छोले कुलचे वाला ठेला लगा रहा है 3 घंटा 4 घंटे का, लेकिन उसको बनाने के लिए वो घर में 8 घंटा का मेहनत कर रहा है. आज जो हमारी क्लास होती है, हम आपको जो बैठ के पढ़ा रहे हैं, आपको तो लग रहा है सर तो 1 घंटा पढ़ाए हैं, 1.5 घंटा पढ़ाए हैं, बैंक में पैसा आ रहा है. लेकिन इसके पीछे जो मेहनत करना पड़ता है, जो रोज पढ़ना पड़ता है, हम लोग को रोज पढ़ना पड़ता है कि कोई गलत चीज नहीं पढ़ा दें. हम लोग को भी डेली रिवाइज करना पड़ता है. अगर हम डेली रिवाइज नहीं करेंगे ना तो हम भूल जाएंगे. तो हमारे पीछे भी 1.5 घंटे की क्लास के पीछे 4 घंटे का पीछे का बैकवर्क है. तो बिजनेस विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. हम लोग विदाउट प्रॉफिट वाला बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये क्या करती है, व्हाट द इंश्योरेंस कंपनी डू. अच्छा, मैं एक बार टाइप ऑफ एंटिटी फिनिश कर लेता हूं. अनदर टाइप ऑफ एंटिटी इज कंपनी. अब कंपनी क्या होता है, जैसे अभी हमने एक्चुएटर्स को कंपनी बना दिया है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी हैव मेड एक्चुएटर्स कंपनी. क्यों, क्योंकि अब हम लोग बड़ा लेवल पे जा रहे हैं. बड़ा लेवल इन द सेंस, आज से 8 महीना पहले हम लोग कोलकाता लोकेटेड थे. आज से 2 साल पहले हम लोग 4 लोग पढ़ाते थे, आज हम लोग 25 लोग पढ़ा रहे हैं. एंड एवरीवन इज क्वालिफाइड और ऑलमोस्ट ए क्वालिफाइड एक्चुअल. कोई बोल नहीं सकता. अगर कोई मेरे को बोलेगा सर आपने तो एक्चुअल साइंस नहीं किया, आप CV1 पढ़ा रहे हैं, बेटा मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं. मेरे से बड़ा ज्ञानी आदमी इस पेपर के लिए, और जितने भी एक्चुअल साइंस पढ़ा रहे हैं, उनसे मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरे को ये सब्जेक्ट मालूम है. हाँ, आई माइट नॉट नो योर फ्यू मॉडल्स विच यू विल स्टडी इन योर हायर, जैसे CPSP में जो आप पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट इस पेपर का जो प्रॉपर जस्टिफिकेशन है ना, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं दे सकता. और एक चार्टर्ड अकाउंट वो भी 2 कंट्री का, इंडिया और US का. ठीक है ना. सो डेफिनेटली मेरे पास वो क्वालिटी है, वो स्किल है, जिससे कि मैं इस चीज को डिलीवर कर पा रहा हूं. सो मेरा सपना बड़ा है. नाउ वी आर ग्रोइंग, सो वी नीड ह्यूज फंड्स.
8-9 महीना पहले हमारे पास खाली कोलकाता का ऑफिस था, तो हमने हमारा जो कमाया हुआ प्रॉफिट था उस सबको इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस को जब एक्सपैंड करना है ना तो आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ये सब मैं जो बता रहा हूं ना, इन सब चीजों को हल्के में मत लेना, ये सब आपको आएगा आगे। तब आप बोलेंगे सर ने डे 1 ये सब बताया था। तो बिजनेस को जब आपको बड़ा करना है, यू रिक्वायर फंड्स। तो पैसे कहां से आएंगे? पहला रीजन, अगर आप कंवारे हैं, अगर आप कंवारे हैं, चुटकी में आपके पास पैसा आ जाएगा। एक अच्छा सा लड़की देके शादी कर लो, राइट? दो आई एम अगेंस्ट दावरी, बट लोग हैं बहुत सारे, तो एक गिफ्ट मिलेगा आपको। लेट्स नॉट टेल इट एज दावरी, लेट्स टॉक इट अबाउट गिफ्ट। तो यू डू अ मैरिज, you get lot of envelopes from your relatives, you get huge cash। 10-12 लाख तो एक शादी में गिफ्ट आना नॉर्मल सी बात है, राइट? अगर आपके 500 रिश्तेदार भी हैं, 2100 का भी लिफाफा मिला अगर, आई थिंक दैट कम्स टू 10 लाख रुपीज, राइट? इतने तो नॉर्मल एक आदमी के शादी में होते ही होते हैं। सो आपके पास एक तो ये रीजन है। दूसरा, आपने जो पुराना कमाया है उसको आपने सेव किया होगा, उसको तोड़ के आप इन्वेस्ट करो। दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग्स। उसको अपने क्या बोलते हैं? पास्ट प्रॉफिट को अपने बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। उसको मैंने रिटेन कर लिया, खर्चा नहीं किया। अगर खर्चा कर देंगे तो वो रिटेन्ड अर्निंग नहीं माना जाएगा। ऐसा पास्ट प्रॉफिट जो आपके पास सेव्ड है, बैंक में पड़ा हुआ है, एफडी किया हुआ है, म्यूचुअल, उसको अपने रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। तो उससे भी आप अपना एक्सपेंशन प्लान कर सकते हो। एक, टू गेट मैरिड। सेकंड, आप अपना रिटेन्ड अर्निंग को यूज कर सकते हैं। थर्ड, यू कैन बोरो। टिल नाउ, आज तक हमने बोरो नहीं किया। नो, वी हैवंट बोरोड। हमने कैलकाटा में जो ऑफिस लिया था, हमने लोन में लिया उसको, हमने जो कमाया उस लोन से उसको चुका दिया। अभी हमने दिल्ली में जो ऑपरेशन खोला है, प्योर मेरा पैसा है, मेरा रिटेन अर्निंग्स को मैंने इन्वेस्ट किया है। बॉम्बे में जो हमने खोला है, पूरा रिटेन अर्निंग से मैंने उसको प्लान किया है। अभी तक मैंने बोरो नहीं किया। अब अगर मेरे को और खोलना है, से फॉर एग्जांपल आई नीड टू गो टू बैंगलोर नाउ, राइट? मेरे को अहमदाबाद भी जाने का है। आई वॉन्ट माई फिजिकल प्रेजेंस अराउंड अक्रॉस 10-15 सिटीज, और मेरे को ये विद इन अ स्पैन ऑफ से 1.5 ईयर करना है। तो अब मेरा पैसा खत्म हो चुका है, राइट? मेरा पैसा खत्म हो चुका है। मेरे को कुछ कुछ पैसा अपना बफर में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज्ड। तो नाउ आई नीड फंडिंग। अब मेरे को पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है। हो सकता है मैं तब तक अगर कमा लूं तो मैं उसको भी, मैं नहीं, अभी तक तो मेरे को दरकार नहीं पड़ा है, बट हो सकता है अगर मेरा सपना पहले अगर मेरे को साकार करना है तो मेरे को पैसे लेने पड़ेंगे, या तो मेरे को वेट करना पड़ेगा। दो ही चीज होता है, या तो वेट कर लो जब तक आपके पास, क्या बोलते हैं लोग, देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ पर्सन यू विल कम अक्रॉस इन योर लाइफ। एक बोलेंगे बेटा पहले कमा लो, राइट, सेटल हो जाओ, उसके बाद जो करना है। तो ये सेटल्ड वर्ड कभी नहीं होता है। नो वन गेट सेटल्ड। एक होगा नहीं, जो होगा देख लेंगे, लेट्स डू इट। तो आपको करना है, पैसे चाहिए, आपके पास अपना है तो ठीक है, नहीं तो आप बोरो करो। तो हमने कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी बनाई है। अगर इन केस अपन को फ्यूचर में पैसे चाहिएगा तो हम अपना शेयर लिक्विडेट करके फंड रेज कर लेंगे, राइट? किसी भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए ना तो अपना शेयर फ्लोट कर देती है। तो हम लोग एक्चुएटर्स भी, हम लोग अपना शेयर 10%, 20% में सेल आउट करके वी कैन रेज फंडिंग, राइट? दो इट्स अ कंप्लीटली नाउ प्रमोटर ड्रिवन कंपनी, जिसमें सारा शेयर प्रमोटर्स के पास में। अभी हमने किसी भी आउटसाइडर को ये शेयर नहीं दिया है, पूरा शेयर हमारे पास। ये सब आप लोग सीखेंगे, राइट? सो कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी अभी हमने बनाया है। सो अगर आपको बिजनेस बड़ा लेवल पे करना है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी बनाते हैं। अकेला आदमी धंधा कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप। 2-3 लोग मिलके कर रहे हैं, पार्टनरशिप। बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो कंपनी बनाओ, राइट? ना कंपनी बनाने से एक फायदा क्या होता है मालूम है? जो ओनर की जो लाइबिलिटी होती है ना, पर्सनल लाइबिलिटी, वो लिमिटेड हो जाती है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, राइट? कंपनी में शेयर कैपिटल होता है, वो शेयर कैपिटल शेयर इश्यू होता है, एक एक शेयर का 10-10 रुपए वैल्यू होता है।
सपोज अगर मैंने 100 शेयर खरीदा इस कंपनी का, तो मेरी लाइबिलिटी 1000 रुपए तक है। वंस आई हैव पेड दैट 1000, मेरी पर्सनल लाइबिलिटी खत्म। वेयर एज सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में पर्सनल लाइबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कल को बिजनेस का लाइबिलिटी अगर आप नहीं चुका पाएंगे, तो आपको घर का गहना, घर का एफडी, घर का म्यूचुअल फंड, आपका पास्ट सेविंग्स, आप जिस घर में रह रहे हैं वो सब बिक जाएगा। तो अलग अलग टाइप का एंटिटी है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग स्टडी करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में फंड्स आर लिमिटेड बट लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड। एक आदमी कितना ही पैसा लगा देगा, 2-3 लोग मिलकर कितना ही पैसा लगा देंगे। मैं करोड़ों की बात कर रहा हूं, मिलियन डॉलर्स की बात हो रही है यहां पे, बिलियन डॉलर्स की बात है। तो मेरे को कंपनी बनाना पड़ेगा, मेरे को और लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आपको बहुत ज्यादा फंड चाहिए तो कंपनी बनाइए, थोड़ा सा फंड से तो 4-5 लोग मिलकर पार्टनरशिप बना लो। अगर आपको अकेला धंधा करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप। सबके फायदे नुकसान मैंने आपको बताए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड। कल को बिजनेस लाइबिलिटी अगर पेड ऑफ नहीं कर पाती है बिजनेस, तो वो ओनर के पास चला जाएगा, मेरा पैसा मुझे दो। ओनर के पास एक प्राइवेट जेट था, वो भी बिक गया। ओनर के पास में एक रोल रॉयस गाड़ी थी, वो भी बिक जाएगा। ओनर मुंबई में एक अपार्टमेंट में उसका 30 तल्ला में फ्लैट था, वो भी बिक जाएगा। सेम इज द केस विद पार्टनरशिप बिजनेस, बट सेम इज नॉट द केस विद कंपनी। अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स यू हैव सब्सक्राइब फॉर। आपने अगर 10,000 शेयर खरीदा है, उसकी वैल्यू 10-10 रुपए करके है एक एक शेयर की, तो आपका मैक्सिमम लाइबिलिटीज 1 लाख। वो अगर आपने दे दिया है तो खत्म। अगर इन केस कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, बिजनेस की लाइबिलिटी को कंपनी नहीं दे पा रही है, तो वो जो क्रेडिटर्स है, वो जो लाइबिलिटी है, वो जो लेंडर है, वो ओनर के घर नहीं जा सकता। मतलब यहां पे ओनर का प्राइवेट जेट इज सेफ, ओनर का म्यूचुअल फंड इज सेफ, ओनर का सब कुछ सेफ है। अभी रिसेंटली एक नया टाइप का एंटिटी आया है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, जिसको अपने बोलते हैं एलएलपी। पार्टनर्स हैं, मेरे को कंपनी नहीं बनानी, बट मेरे को मेरी लाइबिलिटी को लिमिट करनी है, तो इन दैट केस यू कैन फॉर्म एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। राइट। इनफैक्ट अगर मैं सच बताऊं ना, तो मैंने आपको ये पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया है। मैंने जो डिस्कस किया, अगर आप जाके आज जाके देखेंगे चैप्टर 3 का वीडियो, तो आपका आज ही हो जाएगा। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटिटी दैट यू विल कम अक्रॉस। आप किसी भी टाइप का एंटिटी बना सकते हैं ना। कंपनी में भी दो होते हैं, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। जैसे अभी हम लोग जो एक्चुएटर्स को कंपनी बनाया है, वी हैव मेड इट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद इन द क्लोज्ड ग्रुप। अभी कोई भी ओनर चाहे तो अपना शेयर बाहर वाले को नहीं बेच सकता। मेरे पास जो होल्डिंग है, मैं चाहूं तो मैं अपने फ्रेंड को नहीं बेच सकता। यहां पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का रेस्ट्रिक्शन होता है। अब कुछ साल आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहते हैं, तब जाके आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सकते हैं। आप डायरेक्टली पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बन सकते। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स दैट यू नीड टू सर्व, यू नीड टू शो मेंटेन अकाउंट्स, तब जाके आप अपना एक आईपीओ लेके आ सकते हैं। राइट। सो अगर मेरे को अपना आईपीओ लेके आना है, मेरे को अगर लोगों से, जनता से पैसा उठाना है, तो स्ट्रेट अवे मैं नहीं उठा सकता। मेरे को एक सर्टेन डॉक्यूमेंटेशंस पूरा करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन फ्लोट माय कंपनी एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। राइट। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रेस्ट्रिक्टेड। पब्लिक लिमिटेड में ट्रांसफर ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। अगर मैं उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा लूं, स्टॉक मार्केट में, जैसे इंडिया में हमारा 2 एक्सचेंज है, रिनाउंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर मैं उसको लिस्ट करा लूं एक्सचेंज में ना, वहां पे क्या होता है, कैपिटल मार्केट में देयर आर एन नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कोई भी आदमी अपना सेल शेयर कर सकता है किसी को भी। एंड वहां पे क्या है ना, इतना वो परफेक्टली है कि वहां पे जिस दिन आप जिस भाव में बेचना चाहते हैं, आपको बायर मिल जाएगा। ऑब्वियसली वो करंट मार्केट प्राइस होना चाहिए। भाव चल रहा है 500 रुपए, आप बेचने पे लगाए 600 रुपए, कोई बेवकूफ थोड़ी है जो आपसे खरीदेगा। अब ये शेयर प्राइस कैसे आता है वो अलग टॉपिक हो गया। राइट। शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। समझ रहे आप। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर ट्रांसफरेबल है, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ट्रांसफरेबल
नहीं होता है, वो क्लोजली हेल्ड फैमिली मेंबर्स में ही है। जैसे हमारा भी होल्डिंग फैमिली मेंबर में, मेरे पास में है, सर के पास में, मैम के पास में, ऐसे करके हमारे पास क्लोजली हेल्ड में है। तो ये आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी। ना ये सारा एंटिटी विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग की। तो जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी इज द मेन थिंग। सर आप ये जो अकाउंटिंग करेंगे ये आप किसको अकाउंट फॉर करने वाले हैं? ये जो आपने प्रॉफिट निकाला है, ये सब जो आपने किया है, ये आप किसके लिए कर रहे हैं? बेसिकली आई एम डूइंग इट फॉर द स्टेक होल्डर्स, राइट? हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं ना, राइट, बेसिकली अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, तो बेसिकली आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो आपने बोला ना, आप जो बिजनेस करें विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके कम्युनिकेट करना है, राइट? तो उसको अपने बोलते हैं फाइनेंशियल्स नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड टू स्टेक होल्डर्स। फाइनेंशियल्स को हमको स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है। सर क्या होगा? अब इससे क्या होता है ना, जो आदमी पैसा लगाया है, जिस बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको ये मालूम रहेगा कि मेरा पैसा सही जगह लगा हुआ है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि मेरा पैसा सही जगह लगा। अगर मेरा पैसा सही जगह नहीं तो मैं यहां से निकाल लूंगा, मैं यहां से निकाल के कहीं और लगाऊंगा। मेरा पैसा कीमती है भैया, राइट? तो ये जो भी आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, ये जो भी आप फाइनेंशियल्स बना रहे हो, ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी कम्युनिकेटेड। अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना, देन देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। आपको ये कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स देयर आर लॉट ऑफ अदर पर्संस हु आर इंटरेस्टेड। तो इसलिए मैंने स्टेक होल्डर्स लिखा, शेयर होल्डर नहीं लिखा। एक तो ओनर आएगा जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, एक एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को भी फाइनेंशियल्स में इंटरेस्ट होता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा रहेगा। उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा रहेगा मतलब उनका सैलरी अच्छे से बढ़ेगा, उनको एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ये सब चीज भी एम्प्लॉइज भी इंटरेस्टेड होता है। वो भैया हम यहां पे काम कर रहे हैं, आज मैंने मेरे एम्प्लॉय को खुला बोला है, मेरा झोली भरेगा, तुम सबका झोली भरेगा, क्योंकि मैं इन पैसों को लेके ऊपर जाने वाला नहीं हूं। ये सबको ये बात मालूम है। मैं इतने पैसे का क्या करूंगा? मेरी वाइफ भी वर्किंग है, तो मेरे को उतना पैसा भी नहीं चाहिए, राइट? तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, तुम सबका सैलरी भी ग्रो करेगा। You need to do something innovative. You need to do something good for the organization. Obviously, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाता है तो मैं आपको भी रिवॉर्ड करूंगा। मैं आपका सैलरी बढ़ाऊंगा, मैं आपको बोनस दूंगा, मैं आपको ईसॉप दूंगा। अनदर फाइनेंशियल टर्म ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेस प्लान। कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को 3 साल का कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्व करने पे, राइट? ये छोटे मोटे, आज सपोज करो मेरे पास एक आदमी आया, बोला सर मैं आपके यहाँ पे काम करूंगा। मैंने बोला ठीक है कर लो कल से। तो बोलता है सर आपके यहाँ पे ईसॉप का क्या क्राइटेरिया है? मैं बोला ईसॉप भाई फ्रेशर को नहीं मिलता है, ये 2-3 साल काम करने वालों को नहीं मिलता, बड़े बड़े लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनको ये चीज मिलता है। डायरेक्टर लेवल पे, डिसीजन मेकिंग लेवल पे जो लोग रहते हैं उनको मिलता है, क्योंकि उनको कंपनी को मालूम है एक बंदा जो ऑपरेटिंग काम कर रहा है उसको ईसॉप नहीं मिलेगा। चीज को समझो, हाई लेवल के जो पोजीशन पे रहते हैं, जिनको जिनको रोक के रखना जरूरी है, उन लोगों को ईसॉप मिलेगा। तो ईसॉप में क्या होता है, कंपनी बोलती 3 साल आप इस कंपनी में कंटिन्यूअस सर्व करिए, मैं आपको हमारे कंपनी का शेयर 50 रुपए में खरीदने का मौका दूंगा। एम्प्लॉय क्या सोचता है, सर का ऑफर अच्छा है, आज ही कंपनी का शेयर प्राइस है 140 रुपया, जिस दिन ये ईसॉप हमको ग्रांट हो रहा है, जिस दिन ये ईसॉप का कॉन्ट्रैक्ट हमसे बनाया जा रहा है, तो आज के आज ही 90 रुपए का प्रॉफिट है। आने वाले 3 साल में मैंने कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट करना है, कंपनी का ग्रोथ होगा, तो जाहिर सी बात है 3 साल में अगर मैं 20% मतलब 20%, अगर मैं 20% का भी रिटर्न मानूं तो कंपनी का शेयर प्राइस टच कर जाएगा 250 रुपया।
ज्यादा, इनफैक्ट 300 टच कर जाएगा मेरे ख्याल से। 140 का मैं अगर 20, हाँ नहीं ठीक है, 250 रुपए के आसपास टच करेगा। उस समय जब 250 रुपया रहेगा, कंपनी मेरे को 50 रुपए में शेयर दे देगी, 200 का फायदा हो ना मेरे को। 1000 शेयर कंपनी मेरे को दे रही है ऑप्शन, तो 2000 इंटू 200, 2 लाख का सीधा फायदा है मेरे को। तो ये एम्प्लॉय रिटेंशन में भी अच्छा काम करता है। इस लालच में लोग दूसरा जॉब नहीं ढूंढते, मालूम है। आप अक्सर जब आप इंडस्ट्री के लोगों से बात करेंगे ना, जब शाम को आप जब बैठेंगे, शाम वाला जो माहौल होता है ना, बहुत अच्छा माहौल होता है। जब आप जॉब करेंगे, पढ़ते वक्त शाम का कोई माहौल नहीं होता है, जब आप जॉब करेंगे तब शाम को माहौल होता है, जहां दोस्त लोग बैठा है, कलीग लोग बैठा है, यार मेरे को कंपनी चेंज करना है, बट क्या करूं, कंपनी ने ईसॉप दिया है, मेरा ईसॉप चला जाएगा तो मेरे को 3 साल अभी इसी कंपनी में रहना पड़ेगा। इस टाइप की बातें होती हैं ग्रुप में। वो लालच आपको रोक के रखेगा। तो इट्स अ गुड एम्प्लॉय रिटेंशन प्लान। जब आपको लगे कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, एम्प्लॉय दूसरा जॉब ढूंढ रहा है, अच्छा एम्प्लॉय है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ईसॉप दे दो उसको। तो 3 साल आपके यहां पे कंटिन्यूस काम करेगा, चौथे साल में वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर पाएगा, फिर वापस से उसको एक ईसॉप दे दो। इस तरीके से उसको रोक के रखो। You need to stop him like this, right? So everyone, even owner, employees, customer भी चाहे कंपनी का ग्रोथ हो, who don't want to be associated with a brand? हम लोग नहीं बोलते we are a brand, everyone wants to get associated with us. हम लोग जैसे बहुत सारा लाइफ लेसन देते हैं, अच्छा मोटिवेशन करते हैं, तो ये सब चीज हमारा एक प्लस पॉइंट है। तो एवरीवन वांट्स टू गेट एसोसिएटेड, कस्टमर्स आर हैप्पी। गवर्नमेंट हम पे इंटरेस्टेड है। गवर्नमेंट बोलता है पटवारी जी और कमाइए, और कमाइए, मैं दुआ करता हूं आप कमाइए। आपका नेटवर्थ 10 करोड़ रुपया था, आप उसको 100 करोड़ पे ले जाइए। क्यों बोल रहा है गवर्नमेंट मालूम है? जितना ज्यादा आप कमाएंगे उतना ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स उनको मिलेगा, जीएसटी। जितना ज्यादा आप कमाएंगे उसका जो नेट इनकम है उस पर आप इनकम टैक्स भरेंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, उस पर भी मैं टैक्स वसूल करूंगा। हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या स्ट्रेटेजी है देखो तुम। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन था वो था 30%, हाल ही में कुछ साल पहले उन्होंने उसको 25% कर दिया, 5% का फायदा दिया। क्यों? कंपनी को टैक्स कम देना पड़ रहा है, राइट? कंपनी को टैक्स कम देना पड़ रहा है, कंपनी ग्रो करने का उनको मौका मिल रहा है, ज्यादा प्रॉफिट्स रिटेन होगा, ज्यादा प्रॉफिट्स रिटेन होगा तो ज्यादा पैसा लगेगा धंधे में, ज्यादा पैसा लगेगा तो ज्यादा ग्रोथ पॉसिबिलिटी आएगी, रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगा, उस पर मैं लूंगा ना टैक्स। और चीज को समझिए भैया, ग्रो ग्रो ग्रो, धंधा का अकाउंटिंग और धंधा का ग्रोथ, यही बात होगा इस सब्जेक्ट में। सो इवन लेंडर कौन होता है? जिसको आप जो बंदा आपको उधार में पैसा दिया है उसको ब्याज चाहिए ना। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको वो पैसा दिया है, 10% में 10% में आपको पैसा दिया है। व्हाई इज इंटरेस्टेड इन योर फाइनेंशियल्स? उसको ये देखना है कि उसने जहां पैसे लोन में दिए हैं वो आदमी ठीक ठाक कमा रहा है कि नहीं। अगर उसका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए, गड़बड़ हो जाएगा। द प्रॉफिट शुड बी सफिशिएंट सो दैट द कंपनी कैन पे देम इंटरेस्ट। इसके उनके मन में, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि जो है कंपनी है, यहां पे मैं ओनर के पास नहीं जा सकता। अगर प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप होता तो हमको फर्क ही नहीं पड़ता, तुम पैसे का कुछ भी करो। इसलिए ज्यादा प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है,
कंपनी में ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। इंडिया से बाहर बहुत लोग भागे हुए हैं, क्यों नहीं पकड़ पा रही सरकार? लाइबिलिटी लिमिटेड है ओनर का। ओनर का लाइबिलिटी, अनलेस वो कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में एंगेज है, तब तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। तो जो बहुत लोग, मतलब अभी तो मैंने गवर्नमेंट बताया, एम्प्लॉय बताया, ओनर बताया, लेंडर बताया, कस्टमर बताया, क्रेडिटर्स हैं, somewhere they are interested in knowing the performance of the business. Now what do come under these financials? You need to understand, then accordingly we will talk about. एक आएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक है हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको अपने प्यार से बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से बेसिकली हमारा नेटवर्थ आता है, राइट? नाउ ये नेटवर्थ होता है ना, ये जो नेटवर्थ की जो मैं बात कर रहा हूं, दिस नेटवर्थ इज बेसिकली एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। हमारे बिजनेस में इतने सारे एसेट्स हैं, लेकिन बदले में एक लाइबिलिटी भी खड़ा है। जैसे अपन घर लेते हैं ना, अपना घर लेते हैं, राइट? वी टेक आवर ओन हाउस, उसका गृह प्रवेश करते हैं, लोगों को बुलाते हैं खाने पे, हाउस वार्मिंग पार्टी होती है, लोग बोलते हैं पटवारी जी क्या घर बनाया आपने, आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं उनकी वाहवाही मिलती है, राइट? आप एक बड़ी सारी गाड़ी घर के नीचे लगा रखे हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जो भी आपने लगाया है, राइट? तो रिश्तेदार आएंगे, आपका जोड़ रहे हैं वो लोग, 5 करोड़ का घर है, 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, 6 करोड़ रुपया, बहुत बड़ा बात होता है। लेकिन उन रिश्तेदारों को एक चीज नहीं मालूम, 4 करोड़ का लोन भी है मेरे सर पे। जो घर आप देख रहे हैं ना, किस्तों में लिया गया है। गाड़ी जो देख रहे हैं आप, कार लोन चल रही है उसकी। तो बड़ा घर और बड़ा गाड़ी देख के उसकी औकात नहीं पता करनी चाहिए। बैलेंस शीट दिखा, बैलेंस शीट दिखाइए भैया। आपके पास है, करोड़ों का संपत्ति है, उधारी कितनी है आपकी ये बताइए आप। दैट इज नेटवर्थ। मतलब वॉट एवर एसेट्स यू पोजेस, राइट, दिस इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और ये नेटवर्थ आपका बढ़ते रहना चाहिए, ये नेटवर्थ आपका बढ़ते रहना चाहिए। एक बंदा जॉब करता है, ठीक है, उसकी 30 लाख रुपए पैकेज है। हाँ बोलो सिद्धार्थ। Yeah, just want to know that under liabilities, equity also is included, no? No, 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 no. Equity is only net worth. My funds, owner's fund. Okay, okay, Basically, this is owner's fund. okay. Basically, we are talking about owner's fund. That is equity. Right? मेरा अपना पैसा, शुरू में हमने कैपिटल लगाते हैं, राइट? फिर धीरे धीरे वो मेरा बढ़ते रहता है, क्योंकि मैं कमाता हूं, उस पैसे से मैं वापस से धंधा करता हूं, तो मेरे को प्रॉफिट्स आता है। वो प्रॉफिट्स को तो मैं एसेट्स में तब्दील करूंगा ना। सो नाउ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, हाँ, एक बंदा 30 लाख का जॉब करता है, उसने कुछ बहुत दिन से कुछ पैसे सेव करके रखे थे, सडनली वो घर खरीदना चाहता है, 1 करोड़ का घर का दाम है, एंड उसका फाइनेंशियल्स
उसका फाइनेंशियल्स अच्छा था, मतलब 2.5 लाख रुपए महीना का सैलरी है तो बैंक आपको 80 लाख का लोन दे देगा। 80 लाख का लोन का करीबन किस्ती आएगा 1 लाख रुपए पे करीबन 900 950 रुपए की किस्ती आती है डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग फाइनेंशियल बंदे हैं तो हम लोग बता सकते हैं ये चीज। तो 80 लाख का किस्ती आएगा करीबन अराउंड 72 to 75,000, राइट। तो बैंक क्या देखता है, 2.5 लाख रुपए इसकी मंथली इनकम है, 72 से 75,000 रुपए किस्ती आएगी, बंदा आराम से दे देगा, बंदा आराम से दे देगा। मतलब मंथली इनकम का 50% कोई भी नॉर्मल बैंक कंसीडर करती है ईएमआई में। यही अगर कोई प्राइवेट बैंक में चले जाइए आप, ज्यादा मतलब 70% 80% तक वो लोग ईएमआई मानता है, राइट। मैंने हाउसिंग फाइनेंस से लोन लिया था, मैं अपना कहानी बता नहीं सकता, मैं अपना कहानी बताऊंगा तो लोगों को लगेगा झूठ बोल रहा है, ये कहानी बना रहा है, वाहवाही लूटना चाहता है। कभी फुर्सत में बताऊंगा मेरे को बैंक लोन कैसे मिला था। तो 2.5 लाख का आपका मंथली सैलरी है, बैंक आसानी से आपको 80 लाख का लोन दे देगा। मैंने लोन ले लिया 80 लाख का, 20 लाख रुपए मेरे पास रखे हुए थे, वो मैंने दे के मैंने 1 करोड़ का घर ले लिया। तो मैं आप जनता से पूछना चाहता हूं, मेरे पास 1 करोड़ का घर है तो मेरी नेटवर्थ कितनी हुई? 20 लाख होगा। क्यों 20 लाख हुआ? क्योंकि 80 लाख का लाइबिलिटी खड़ा है। दोस्त, पार्टी घर लेते वक्त मत करना, पार्टी उस दिन करना जिस दिन लोन जीरो हो जाए। छोटा सा गृह प्रवेश करके घर में घुस जाना, पार्टी उस दिन मनाएंगे जिस दिन हमारा लोन जीरो होगा। हम लोग उल्टा है, हमारे यहां पे उल्टा होता है। हमारे यहां पे जब घर ले लिया, गृह प्रवेश हो रहा है, उसी समय हम पार्टी मना रहे हैं। अच्छी बात है, आपने हिम्मत की, आपने लोन लिया, आपने अपना सपनों का महल सजाया है, मैं मानता हूं। हम इंडियंस हैं, हम हमारे में थोड़ा इमोशंस होता है। मैं पार्टी उस दिन किया जिस दिन मेरा लोन जीरो हो गया। उस दिन मेरे आंखों से आंसू निकला, जो बोलते हैं ना हिंदी सिनेमा, वैसा वाला फील आ रहा था मेरे को। तब जाके मेरे को लगा कि हाँ ये घर मेरा है। अभी 1 करोड़ का घर है, 80 लाख तो अभी बाहर वाले का है, वो अलग बात है, मैं चुका दूंगा। मैं आने वाला 20 साल तक मैं नौकरी करूंगा और मेरा 2.5 लाख आ जाए, कल 3 लाख होगा, 5 लाख, ऐसे करके मेरी सैलरी बढ़ेगी, मैं चुका दूंगा। इनफैक्ट मैं चाहूं तो मैं पहले भी चुका सकता हूं अगर मेरे पास और कुछ सेविंग बच जाए तो। ऐसा नहीं कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया है, आई एम ऑन वेरी सेफ ट्रैक। अरे भैया, मैं 50,000 तो भाड़ा देता था, उसके जगह में मैंने 75,000 की किस्ती बांध ली, क्या दिक्कत है? हमने भी तो घर ऐसे ही लिया। हम लोग जिस घर में रहते थे उसने बोला हम भाड़ा बढ़ाएंगे 15%, मैंने बोला नहीं, 5% से बढ़ते आया हमारा 6 साल से। तो मैंने उसको जोश जोश में बोल दिया रखो तुम अपना घर अपने पास। मैं ढूंढने निकल गया, ईश्वर की देन देखो, 2 दिन में 48 आवर्स में मैंने घर भी ढूंढ लिया और 1.5 लाख रुपया था मेरे जेब में, 1.5 लाख ओनली। उससे मैंने एक घर लिया था, 5 BHK फ्लैट। आई एम नॉट गोइंग टू द स्टोरी नाउ, बट आपको फाइनेंस अगर मालूम है ना, आप अपना प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जेब में एक ढेला भी ना होना, आप अपना काम निकाल सकते हैं। ये सिखाएगा आपको ये सब्जेक्ट। तो 1 करोड़ का घर तो मैंने लिया है, 20 लाख का मेरे पास खाली अपना था, 80 लाख बाहर वाले का है। तो आज मेरा नेटवर्थ खाली 20 लाख रुपए है। नेक्स्ट ईयर ईएमआई दूंगा, हर किस्त में एक प्रिंसिपल एक इंटरेस्ट होता है। वो 80 लाख का लोन बन गया 75 लाख, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट 75 लाख। तो नेक्स्ट ईयर मेरा नेटवर्थ कितना हुआ? 25 लाख रुपए। 25 लाख। अब और मैंने लोन चुका दिया, अब आज के दिन मेरा आउटस्टैंडिंग है 40 लाख।
व्हाट इज माय नेटवर्थ? 60 lakhs. 1 करोड़ का घर था, 40 के का ही लोन बचा। देखा, जैसे जैसे मैं कमा रहा हूं मेरा नेटवर्थ बढ़े जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है। ये जो शेयर प्राइस ग्रो करता है, कैसे करता है? ऐसे ही करता है। कंपनी कमा रही है, लोन चुकाते जा रही है, एसेट्स बनाते जा रही है, एसेट्स को अपना करते जा रही है, मेरा नेटवर्थ बढ़ते जा रहा है। राइट? सो दीज आर द फाइनेंशियल्स विच एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड। ये कम्युनिकेट किया जाता है स्टेक होल्डर्स को। अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू प्रिपेयर statement of cash flow, right? Basically sources and application of fund. It is sources and application of fund, right? Sources and application. आपने कमाया पैसे, आपके पेरेंट्स आपको पूछेंगे, राइट? आपके पेरेंट्स आपको पूछेंगे क्या क्या तुमने इस महीने सैलरी का क्या किया? बोला देखो मेरा 2.5 लाख रुपए सैलरी है, 80,000 का मैंने मेरी वाइफ को उसका बर्थडे था फोन दिला दिया, राइट? और 75,000 की मेरी किस्ती जाती है, ठीक है, और बाकी मैंने हमारे घर खर्च में लग गया। तो सोर्स एंड एप्लीकेशन, किस सोर्स से आपके पास पैसा आया और आपने उन पैसों का क्या किया? एक आदमी था, उसके घर पे बहुत सारा सोना बरामद हुआ, बहुत सारा कैश भी निकला, राइट? और काफी सारा चीज निकला उसके घर से। सरकार आई थी उसके घर पे, उस पे चाय पे चर्चा करने के लिए। तो सरकार ने उसका नेटवर्थ का टोटल निकाला, बोला कि आपके पास में 300 करोड़ की संपत्ति है, अब आप बताइए ये 300 करोड़ आपके पास कहां से आया? उसने बोला हमने कमाया है। बोला आपकी बैलेंस शीट तो आपका नेटवर्थ, आपका जो धंधा है उससे आपने इतना विड्रॉ किया, करीबन 100-125 करोड़ रुपए आपने विड्रॉ किया है। हाँ, तो आपके पास में 300 करोड़ कहां से आए? जवाब नहीं है उसके पास। भैया ये उसकी कमाई है, ब्लैक मनी है ये उन पैसों से खरीदा हुआ एसेट है। चोर हैं आप, चोरी किया आपने। आप एक धंधा Most- कर रहे हैं, उस धंधे से आपने 125 करोड़ रुपए विड्रॉ किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपके घर पे आएगी, बोले 300 करोड़ की संपत्ति निकली है, कहां से चुराया आपने? कहां से चुराया? कहां डकैती की है? साहब गलत बात मत बोलो, मेहनती आदमी हूं, चोरी नहीं करता हूं, मेहनत से खाता हूं। बोले बेटा तुमने मेहनत की, लेकिन मेहनत में एक 125 करोड़ 300 करोड़ कैसे बन जाएगा? मैं तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज की बात ही नहीं कर रहा। चलो कोई जमीन होगा उसका मार्केट वैल्यू नहीं, मैं एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड की बात कर रहा हूं। तहकीकात से मालूम चलेगा कि ये उसकी कमाई है, लेकिन इस पैसे पे उसने टैक्स नहीं दिया। भैया हम आपसे जो फीस लेते हैं उस पे हम प्रॉपर जीएसटी देते हैं, उसको हमारा बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इवन इफ समवन इज पेइंग इन कैश, then that money is deposited into the bank. So on each and every money earned, we pay tax to the Indian government. So if government officials comes to us, no part they will find which belongs to us, and we have purchased it from the profits on which we have already paid tax.
अगर आप उन पैसों से चीज खरीदते जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया है, उसको ब्लैक मनी बोला जाता है। हाँ बोलो साहिल। सर नॉन टैक्सेबल इनकम भी होता है, तो अगर समझे कि वो वो 300 अलग चीज करोड़ हो में गया, से वो नॉन टैक्सेबल इनकम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं, मेरा एग्रीकल्चरल इनकम है, राइट भैया, नॉन Yes, yes. टैक्सेबल इनकम से ना आप इतना बड़ा संपत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि नॉन टैक्सेबल इनकम में जो चीजें हैं ना, जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, राइट, उससे आप इतना बड़ा नहीं बना सकते, मतलब साम्राज्य नहीं बना सकते। हाँ, और किसी ने पूछा था डाउट? चलो, सो सोर्स एंड एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट इसी से फाइंड आउट करेगी कि आपके पास जो पैसे हैं उसको आपने कहां खर्चा किया, राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी मैंडेटरी टूल फॉर एवरीवन, राइट, कि आपके पैसे कहां गए। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्लो ऑफ फंड्स होता है ना, देखो कैश बुक का काम अपना अलग है। कैश बुक क्या करता है? व्हाट व्हाट डज अ कैश बुक डू? कैश बुक क्या करता है? कैश बुक सिंपल क्या करता है मैं आपको बताता हूं। हाँ बोलो साहिल। सर वो बताते हैं कि हम लोग का इनकम और एक्सपेंडिचर है, मतलब हम लोग कहाँ कहाँ क्या 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 चीज पे एक्सपेंड, मतलब ठीक वो है, पैसा मैं खर्चा। डाउट होने से आप लोग रेज हैंड करिए, ठीक है। सो कैश बुक क्या है? कैश बुक में आपको कैश का बैलेंस मालूम चलता है, उससे आपको सोर्स एंड एप्लीकेशन नहीं मालूम चलेगा। जैसे यहां पे क्या किया इन्होंने, आपका बिजनेस एक्टिविटी है ना, उसको इन्होंने 3 पार्ट में तोड़ दिया है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग। जैसे आपका सैलरी इनकम, जिसमें समझा रहा हूं, ये आपका ऑपरेटिंग में जाएगा, राइट। आपने लोन चुकाया है तो ये आपका फाइनेंसिंग में जाएगा, राइट। इसका मतलब समझ गया आपने पैसों का क्या किया। सर आपने ना कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीदा है, ठीक है, चलो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, एसआईपी। तो ये हुआ आपका पैसे का हिसाब कि आपके पास किन सोर्सेस से पैसा आया और कहां आपने इन्वेस्ट किया है। सो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अभी फाइनेंशियल्स रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको, राइट। इसके अलावा आपको एक और स्टेटमेंट बनाना है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बेसिकली ये बताएगा कि आपने, ओनर ने कितना और पैसा डाला है, कितना आपने कमाया है, कितना आपने डिविडेंड बांट दिया। देखो भैया, सारा प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है भैया, दाल रोटी खाने के लिए पैसे चाहिए तो धंधा से कुछ विड्रॉ भी होगा। इसीलिए अक्सर देखेंगे जिनके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं ना, जब मम्मी पापा को बोलेगी घर खर्च के लिए पैसा दीजिए, जब पापा हिसाब लेंगे मम्मी से तो हमेशा झगड़ा सा होगा, हमेशा झगड़ा सा होगा। तुम बहुत खर्चा करती हो, इतना मत क्या करो, ये कोई तरीका थोड़ी है, इतना खर्चा हम नहीं सक पाएंगे। इस टाइप की बातें होती होंगी, सबके घर में कॉमन सी बात है ये। क्योंकि धंधा से जब पैसा निकल रहा है ना, ड्रॉइंग्स हो रहा है, उनको भी मालूम है धंधा में पैसा लगाऊंगा तो मैं उस पे और री इन्वेस्ट करके प्लॉ बैक करूंगा। अब बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, पापा अगर जिंदगी भर री इन्वेस्टमेंट ही करते रहेंगे तो खर्चा कब करेंगे। बेटा आपके लिए ही होगा वो पैसा खर्चा, उनका अपना प्लान्स है। आपको हायर एजुकेशन में डालना है, उस समय पैसे लगेंगे, शादी वगैरह में लगता है, राइट। काफी सारा देखिए, सबका अपना अपना प्लानिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव लाइफ। बट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये मालूम चलेगा कि ओनर फंड्स किस वे से चेंज हो रहा है। ओनर फंड में जो इंक्रीज आया ड्यू टू फर्दर कैपिटल आया, कि कमाई हुआ है, कि इस बार डिक्रीज हो गया, लॉस हो गया है, और आपका डिविडेंड कितना बांटा गया, ये सब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से मालूम चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज होता है, नोट्स टू अकाउंट्स।
भैया ये जो आपने बनाया है इसमें आपने क्या क्या assumptions लिया है, राइट? क्या क्या assumptions लिया है, क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने फॉलो की है, क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने फॉलो की है इन ऑर्डर टू ड्राफ्ट दिस, उसके बारे में अपन पूरा प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करेंगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको आपने क्या वैल्यूएशन पे लिया है, बाकी सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब एक प्रॉपर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का एक शीट होता है जिसमें इसको समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। जो लोग इंटरप्रेट करते हैं ना रिजल्ट्स को, उनके लिए ये नोट्स टू अकाउंट्स बहुत जरूरी होता है। तो ये सारा चीज आप कम्युनिकेट करेंगे ना। इसके अलावा और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स कम्युनिकेट किया जाता है। So basically these are the financials which needs to be communicated to the stakeholders. Now when I talk about financials, not even financials, there are a lot of other things that needs to be communicated along with these financials. जैसे कि अगर मैं बात करूं, if I talk about डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी में होता है ये। कंपनी डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, कंपनी में आपको मालूम होगा पैसा कोई और लगाता है, चलता कोई और है, राइट? कंपनी में पैसा शेयर होल्डर लगा रहा है, चला कोई और रहा है। तो जो चला रहा है ना वो अपना समरी बताता है 12 महीने का, राइट? कि इस 12 महीने में हमारा नेट प्रॉफिट ये था, हमारा फाइनेंशियल्स ये है, हमने इतना डिविडेंड बांटा है। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑन विच द डायरेक्टर नीड्स टू कमेंट। एक प्रॉपर उसका रिपोर्ट आता है एंड हाउ ही सीइंग द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। तो ये सब के बारे में डायरेक्टर्स प्रॉपर एक रिपोर्ट बनती है। इसके अलावा ऑडिटर्स रिपोर्ट। अभी मैंने क्या बोला, कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी में क्या होता है? कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी में पैसा कोई और लगाता है, चलाता कोई और है। लेट अस टॉक, सपोज मैंने बोला कि कल एग्जाम है, कल सब पढ़ के आना। ठीक है सर, हम पढ़ के आएंगे। सर एग्जाम में क्या पढ़ना है? मैंने बोला कि जो टॉपिक तुम्हारा मन करे वो बात कर लेना, जो टॉपिक तुम्हारा मन करे वो तुम पढ़ के आ जाना। मैं बोला ठीक है, बच्चे खुश हो गए, हम अपना मनपसंदीदा टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने बोला पढ़ के आना। अब सब पढ़ के आ गए। पढ़ने के बाद मैंने उनको बोला कि ये काम करो, सब अपना क्वेश्चन पेपर खुद बना लो। सर तो फिर टेस्ट हम लोग बना लो, क्वेश्चन पेपर खुद बना लो। तो उनको लगा कि हाँ क्वेश्चन पेपर हम बना रहे हैं तो सर पक्का चेक करेंगे। सब बच्चा लोग बोला सर हमारा, हम पढ़ के आ गए थे, हमने अपना अपना क्वेश्चन बना लिया, हमने आंसर भी लिख लिया। अब मैंने बोला चेक भी खुद कर लो। चेकिंग भी खुद कर लिया। 100 में आपके कितने आएंगे? रिपोर्ट कार्ड भी मैंने बोला आप बना लो। तो आप अपने आप को 100 में कितने नंबर देंगे? 100। 100 में 100 आएंगे आपके। पेपर आपका, टॉपिक आपका, चेकिंग आपका, सब कुछ आपका। सर मेरे 100 में 100 आएंगे। सेम इज द केस विद कंपनी। ओनर पैसा लगाया, चला कौन रहा है? डायरेक्टर। अकाउंट्स कौन बना रहा है? डायरेक्टर। सारा लीगल कंप्लायंस कौन कर रहा है? लीगल कंप्लायंस भी करना पड़ता है कंपनी को, डायरेक्टर। तो भैया प्रॉब्लम होनी है। मैंने चलाना है, मैंने मेंटेन करना है, मैंने सब कुछ करना है, तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। इसीलिए मालिक क्या करता है, एक ग्रुप अलग से उसको बोलता है भैया आप आइए। वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। अलग से एक बंदा है जिसको बुलाया जा रहा है, बोला आप इस कंपनी का अकाउंट्स को वेरीफाई करिए, देखिए कि डायरेक्टर लोग सारा काम ठीक से किया है कि नहीं।
अकाउंट्स ठीक से मेंटेन्ड है कि नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय ए थर्ड पार्टी, थर्ड ग्रुप। सर कौन होते हैं ये लोग? आपके सामने बैठा है, हमारे जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स। हमारे जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑडिट करते हैं, हम अपना रिपोर्ट देंगे टू द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी। हम रिपोर्ट भी किसको लिख रहे हैं? जिसने हमको अपॉइंट किया है, शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। काम हम डायरेक्टर का वेरीफाई करेंगे। टू द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी, we have audited financial statement of this company for this year. Here everything is okay. All the compliances, all the accounting treatment, everything is correct. Right? Sir, खाली फाइनेंशियल्स नहीं, इंटरनल कंट्रोल का भी रिपोर्टिंग हमको करना पड़ता है। इसको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बोलते हैं। खाली पीएल बैलेंस शीट नहीं देखना, हमको कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल है, फाइनेंशियल वो कंट्रोल, वो सब चीज देखना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है ये चीज। तो मैंने ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का किया है, इंटरनल कंट्रोल का भी किया है। सर आप अगर डायरेक्टर से हाथ मिला लिए तो शेयर होल्डर क्या कर लेगा? सत्यम पीडब्ल्यूसी, कितना सारा केसेस है, तब तो शेयर होल्डर कुछ नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं कल्यूजन, फ्रॉड, धोखा। हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं ना, हम लोग को एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है प्रोफेशनल एथिक्स। गद्दारी की है मैंने, अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मैं गद्दार हूं। मैंने धोखा किया है इन शेयर होल्डर के साथ। नया कंपनी लॉ लाने के पीछे मकसद यही था। भैया आजकल ना हम लोग ऑडिट करने से डरते हैं, हमारे ऊपर में इम्प्रिजनमेंट का क्लॉज, फाइनेंशियल लाइबिलिटी का क्लॉज, फाइनेंशियल पेनल्टी का अमाउंट भी बढ़ा दिया गया है। खाली फाइनेंशियल्स कम्युनिकेट करने से नहीं चलेगा, कौन विश्वास करेगा इस पे? साथ में ऑडिटर रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट फाइनेंशियल्स, मेक इट ट्रस्टवर्दी। हमको अपना काम अनबायस्ड, ईमानदारी, इंडिपेंडेंस से करना पड़ेगा। फाइनेंशियल्स, नोट्स टू अकाउंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, अदर रिपोर्ट्स। काफी सारा कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ता है। मतलब अपना प्रॉफिट का 2% यू हैव टू स्पेंड फॉर द सोसाइटी, फॉर द एनवायरमेंट। What you have done for the society, that you have to produce। और भी बहुत सारा एनालिसिस होता है इसमें, टर्नओवर बाय रीजन, सेगमेंट रिपोर्टिंग, चेयरमैन का स्पीच, इन सबको मिला के एक किताब बनाया जाता है। उस किताब को बोलते हैं हम लोग एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स। उस किताब को बोला जाएगा एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स। ये चीज को कम्युनिकेट किया जाता है एक बंडल में। आप किसी भी कंपनी का टाइप करो ना, आ जाएगा एनुअल रिपोर्ट, किसी भी कंपनी का। समझा? अकाउंटिंग, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? कम्युनिकेट करना। इसलिए आप लोग बचपन में पढ़ेंगे अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग को एक लैंग्वेज बोला जाता है।
It's a mode of communication to the stakeholders. You need to communicate net profit. You need to communicate financials to the stakeholders. Director report, auditors report, segment reporting, geographical analysis, turnover का analysis पिछला 30 साल का, चेयरमैन का स्पीच, ये सब चीज आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. उसको अपने बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स. अब टाइप करो ना आ जाएगा. किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट टाइप करो, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, जिस कंपनी का आपको करना है आप करो, आ जाएगा. इसके लिए अलग से एक मीटिंग होता है. साल खत्म हुआ उसका 4-5 महीना बाद ये काम होता है, फाइनेंशियल्स अपडेट होता है, ऑडिटर आके ऑडिट करता है, उसके बाद एक एनुअल जनरल मीटिंग होता है. उस एनुअल जनरल मीटिंग में इसको रीड आउट किया जाता है, इस फाइनेंशियल्स को. कम से कम 70-80 पन्ने का बन जाता है एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स. इन सबको बंडल अप करके अपन बोलेंगे एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स. इन सब चीज के बारे में अपन एक एक करके चर्चा करेंगे. आज आप लोग किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखिएगा, आपको ये सब चीज दिखाई देगा उसमें. राइट? अब मेरे को एक बात बताइए सर, अगर मेरे को किसी कंपनी का अकाउंट्स को ड्राफ्ट करना है तो मेरे को किन चीजों का विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा? आप बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, डायरेक्टर रिपोर्ट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट है, ये सब चीज, मतलब बेसिकली मेरे को क्या चीज का ज्ञान होना चाहिए सो दैट आई कैन प्रिपेयर दिस फाइनेंशियल्स. किसी भी कॉर्पोरेट का, राइट? नॉलेज ऑफ व्हाट? is required to prepare or produce annual accounts. सबसे पहला accounting principles. Accounting works within a framework. Like one of the principle is separate legal entity. ओनर और बिजनेस अलग अलग है, समझ रहे हैं? ओनर अलग, बिजनेस अलग. तो अपने जो अकाउंटिंग करे वो बिजनेस का कर रहे हैं. ओनर का कुछ भी पर्सनल ट्रांजैक्शंस बिजनेस पे कंबाइन नहीं होगा, ये एक अजम्पशन है. एक अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होगा, मतलब ये जो परफॉर्मेंस अपने इवैल्यूएट कर रहे हैं 12 महीने का, ये अजम्पशन है. सर 5 साल का भी तो कर सकते था, लेकिन हम लोग 12-12 महीने का करेंगे. So there are a lot of accounting principles which we follow, right? Accounting standards. ये जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, आपको हर कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड नॉर्म्स मिलेगा. नहीं तो क्या होगा ना, लोग अपना अपना प्रिंसिपल बनाएंगे, अपना अपना अकाउंटिंग करने लगेंगे. इसीलिए जैसे इंडिया में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वहां का अकाउंटिंग नॉर्म्स आपको फॉलो करना पड़ेगा. यूके वाला अपना, यूएस में करेंगे तो वहां पे यूएस गैप है. बहुत सारी फॉरेन कंट्री इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है. इन सब चीज के बारे में मैं चर्चा करूंगा. तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए. आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वो लोग कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है. या तो वो लोग अपना करेगा या वो लोग आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को गोद ले लेगा. राइट? नेशनल कंपनी लॉ, हर कंट्री का, ये जो मैं बोला ना ओनर कंपनी, मैं अकाउंटिंग, हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कंपनी का अकाउंटिंग. राइट? तो काफी सारा रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स कंपनीज को जो फॉलो करना है, ये आपका नेशनल, हर कंट्री का एक नेशनल कंपनी लॉ में लिखा हुआ है. राइट? तो सर मेरे को अकाउंटिंग करते वक्त ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ा. हाँ, जैसे ये नेशनल कंपनी लॉ, जैसे मैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का अगर बात करूं तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कौन सा, आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है व्हेन यू प्रिपेयर योर अकाउंट्स.
क्लियरली मेंशन्ड है वहां पे। कंपनी में ऐसा होगा तो इश्यू ऑफ शेयर्स का ये गाइडलाइन है कि इश्यू ऑफ शेयर डिस्काउंट में नहीं हो सकता। तो अगर किसी कंपनी ने शेयर इश्यू डिस्काउंट में किया है तो गलत किया है, तो ऑडिटर को इसको बोलना पड़ेगा अपना रिपोर्ट में। समझ में आ रहा मेरा बात? तो कहने का मतलब है आपको जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करना है, नेशनल कंपनी लॉ फॉलो करना है, प्लस आपका अगर आपका कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज का भी काफी सारा रिक्वायरमेंट्स होता है, उसको भी आपको फॉलो करना है। और गुड प्रैक्टिसेस, राइट, काफी सारा प्रैक्टिस जो इंडस्ट्री अडॉप्ट करती है आपको वो भी हम उन सब चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए। सो ये एनुअल रिपोर्ट समझ में आया? फाइनेंशियल्स क्या होता है, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज शेक होल्डर्स को दिया जाता है, बंडल अप करके उसको अपने बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स। इसको बनाने के लिए अपन को काफी सारा चीज का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो अपन नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरे को किसी भी कंट्री में अकाउंटिंग करने भेज दीजिए, मैं करके आ जाऊंगा विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं आराम से कर सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मेरे को खाली ये पता करना है आज मैं यूएस में अकाउंटिंग कर रहा हूं, ओके फाइन। सो वहां पे मेरे को यूएस गैप फॉलो करना है। वहां का कंपनीज एक्ट का नाम है सॉक्स एक्ट, SOX, राइट, सॉक्स एक्ट। वहां का स्टॉक एक्सचेंज है सेक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। बस आई नो द गाइडलाइंस, मैं अकाउंटिंग कर लूंगा, राइट। सो आई होप इट वाज अ वेरी गुड सेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली, तो आप लोग इसको आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, नेक्स्ट सेशन में ना मैं आपको एक एक चीज करके पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने काफी सारा चीज आपको बताया, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा, वी विल डिस्कस फ्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन क्लास, एंड देन इसके बाद अपने पीएल बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, कैश फ्लो बनाना सीखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना सीखेंगे, राइट। अच्छा, ये जो नोट्स टू अकाउंट्स का जो मैंने बताया ना अभी आपको, ये नोट्स टू अकाउंट्स में यही सब लिखा जाता है कि आपने ये अकाउंटिंग करते वक्त ये वाला अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है, ये वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि अकाउंटिंग एक फ्रेमवर्क के अंदर में काम करता है। इसमें काफी सारा रूल्स, अजम्पशंस, थॉट्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स होता है। इसके बिना आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। एक अकाउंटिंग टाइम फ्रेम 12 महीने का, ये एक अजम्पशन है। ओनर का ट्रांजैक्शन बिजनेस के साथ कंबाइन नहीं करना, ये अजम्पशन है। 12 महीना में अपने को इस साल का जो भी खर्चा हुआ है वही रिकॉर्ड करना है। फ्यूचर लॉस को अपने आज दिखा सकते हैं, ये सब प्रिंसिपल है। तो ये सब चीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू सर भाई साहब। अरे रिकॉर्डिंग बंद करने बोलना उसको सीधा।